आज हमारे हाथ टेक्स्ट बुक के कुछ आर्टिकल्स लगे हैं और इनमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे दौर की बात है जिसने सच में अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम सब ने स्कूल में दांडी मार्च के बारे में पढ़ा है, लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद लगता है कि कहानी सिर्फ नमक बनाने तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर ये आंदोलन था क्या, इसने पूरे देश में आग कैसे लगी और इसका नतीजा क्या निकला। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ कानूनों को तोड़ने की कहानी नहीं है, ये उस डर को तोड़ने की कहानी है जो लोगों के मन में ब्रिटिश राज को लेकर बैठा हुआ था। अच्छा। ये समझने की कहानी है कि कैसे एक मुट्ठी नमक ने एक विशाल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। हाँ। हम इसके हर पहलू पर बात करेंगे, इसकी शानदार रणनीतियों से लेकर उन जगहों तक जहां ये शायद थोड़ा चूक गया। ठीक है, तो मंच तैयार है, लेकिन कोई भी इतना बड़ा आंदोलन सिर्फ एक वजह से तो शुरू नहीं होता। नहीं, ये एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। सही कहा। हमारे स्रोत बताते हैं कि 1927 का साइमन कमीशन वो आखिरी चिंगारी थी, लेकिन कुकर में भाप तो कई सालों से बन रही थी। वो क्या वजहें थी जो इस उबाल का कारण बनी? आपने प्रेशर कुकर का उदाहरण देकर बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। साइमन कमीशन असल में उस अपमान की भावना का प्रतीक बन गया था जो भारतीय महसूस कर रहे थे। सोचिए, अंग्रेज सरकार भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए कमेटी बनाती है और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। एक भी नहीं। ये तो सीधे सीधे कहना हुआ कि तुम भारतीय अपने बारे में फैसला लेने के लायक नहीं हो। साइमन गो बैक के नारे सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं थे, वो लोगों के आत्मसम्मान की आवाज थे। मतलब ये एक इमोशनल ट्रिगर था। और इसी माहौल में हमारे स्रोत बताते हैं कि कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में एक बहुत बड़ा दांव खेला। बिल्कुल। अब तक वो सुधारों और थोड़े ज्यादा अधिकारों की बात कर रहे थे, और फिर अचानक से पूर्ण स्वराज का नारा। ये गियर शिफ्ट इतना अचानक और इतना बड़ा क्यों था? ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा नेता थे, वो कांग्रेस के पुराने नरमपंथी तरीकों से ऊब चुके थे। अच्छा। उनका कहना था कि अब और रियायतें मांगने का वक्त खत्म हुआ, अब हमें पूरी आजादी चाहिए। और आर्थिक कारण भी थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। 1929 की आर्थिक मंदी ने दुनिया भर में कहर मचा रखा था और भारत में इसका असर बहुत बुरा था। किसानों की फसलें बिक नहीं रही थीं, मजदूरों की नौकरियां जा रही थीं। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी। अच्छा, तो पूर्ण स्वराज का नारा सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि लोगों के रोजमर्रा के गुस्से और परेशानियों को एक आवाज देने का तरीका भी था। ये बहुत दिलचस्प कनेक्शन है। बिल्कुल। जब आप किसी किसान से कहते हैं कि पूर्ण स्वराज आएगा तो आपको लगान नहीं देना पड़ेगा, या किसी व्यापारी से कहते हैं कि विदेशी माल से छुटकारा मिलेगा, तो आजादी का मतलब उनके लिए सिर्फ एक किताबी ख्याल नहीं रह जाता, वो उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ जाता है। हाँ, वो उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ जाता है। लाहौर अधिवेशन ने इसी गुस्से को एक राष्ट्रीय लक्ष्य दे दिया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान करके उन्होंने ये साफ कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब प्रेशर कुकर की सीटी बजने को तैयार है, माहौल पूरा गर्म है। गांधी जी को इस पूरी ऊर्जा को कहीं ना कहीं लगाना था, और उन्होंने जो चुना वो था नमक। मुझे ये आज भी हैरान करता है, इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजों के बीच नमक जैसी मामूली चीज क्यों? आज के जमाने में तो ये एक पीआर स्टंट जैसा लगता। उस वक्त इसका असल में क्या असर हुआ? यही तो गांधी जी का कमाल था। उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जो अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, हर किसी की जिंदगी का हिस्सा थी। सही बात है। नमक पे टैक्स लगाकर अंग्रेज सरकार ने ये दिखा दिया था कि वो लोगों की सबसे बुनियादी जरूरतों पर भी अपना कंट्रोल चाहती है। गांधी जी ने इसी प्रतीक को पकड़ा और कहा, जो नमक प्रकृति हमें मुफ्त में देती है, उस पर हम सरकार को टैक्स क्यों दे? बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सवाल। बिल्कुल। 240 मील की दांडी यात्रा सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, वो एक चलता फिरता संदेश थी जो हर गांव, हर शहर तक पहुंच रही थी। और दुनिया भर की मीडिया इसे कवर कर रही थी। क्या लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया? हाँ, और इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मशहूर टाइम मैगजीन ने शुरू में गांधी जी का मजाक उड़ाया था। अच्छा। उन्हें एक कमजोर, मरियल सा नेता बताया। लेकिन जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा और हजारों लाखों लोग उससे जुड़ते गए, मैगजीन का नजरिया पूरी तरह बदल गया। वाह। हफ्ते दर हफ्ते आप उनके कवरेज में एक मजाक से सम्मान और फिर आश्चर्य का भाव देख सकते हैं। इस एक यात्रा ने दुनिया की नजरों में भारत की लड़ाई का कद ही बदल दिया। वाह।
तो ये ग्लोबल मीडिया इवेंट बढ़ गया ना। इस आंदोलन की एक और खासियत जो स्रोतों में बार बार आती है वह है महिलाओं की भागीदारी। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में। सरोजनी नायडू जैसे बड़े नाम तो थे ही, लेकिन कहा जाता है कि आम औरतें भी हजारों की तादाद में घरों से बाहर निकली। क्या ये अपने आप हुआ या ये भी गांधी जी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? देखिए, ये दोनों का मिला जुला रूप था। गांधी जी ने महिलाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी और वो अपील काम कर गई। लेकिन इसका एक रणनीतिक पहलू भी था। जब औरतें शांतिपूर्ण धरने पर बैठती थीं तो अंग्रेज सिपाही अक्सर दुविधा में पड़ जाते थे कि करें तो क्या करें। हाँ, निहत्थी महिलाओं पर लाठी चलाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खराब तस्वीर पेश करता था। तो एक तरह से उनकी मौजूदगी ही आंदोलन के लिए एक नैतिक ढाल बन गई थी। उन्होंने सिर्फ भीड़ नहीं बढ़ाई? नहीं, उन्होंने आंदोलन को एक ऐसा नैतिक बल दिया जिसका सामना करना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि होली जलाना, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, किसानों का लगान देने से मना कर देना, ये तो सीधे सीधे सिस्टम पर हमला था। हाँ, ये ब्रिटिश राज की आर्थिक और प्रशासनिक जड़ों पर सीधा प्रहार था। टैक्स ना चुकाना सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये ब्रिटिश सरकार के अधिकार को सीधे तौर पर चुनौती देना था। ये कहना था कि हम तुम्हें अपना शासक नहीं मानते। बिल्कुल, और तुम्हारे बनाए कानून हम पर लागू नहीं होते। इन सभी चीजों ने मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक ऐसा बहुआयामी आंदोलन बना दिया जो हर तरफ से ब्रिटिश राज पर दबाव बना रहा था। तो दांडी में नमक बनने की खबर पूरे देश के लिए एक सिग्नल की तरह थी। हाँ। पर गुजरात में शुरू हुआ ये आंदोलन देखते ही देखते पूरे देश में कैसे फैल गया? उस जमाने में न टीवी था न इंटरनेट। ये बात इस आंदोलन की असली ताकत को दिखाती है। ये ऊपर से थोपा गया आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने स्थानीय मुद्दों को अपने साथ जोड़ लिया था। जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने वैसी ही एक नमक यात्रा निकाली, मालाबार में के खिल्लप्पन ने मोर्चा संभाला। लेकिन बात सिर्फ नमक तक नहीं रुकी। हाँ, स्रोत बताते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में किसानों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। ये चौकीदारी टैक्स क्या था? ये एक स्थानीय टैक्स था जो गांव के चौकीदारों के लिए वसूला जाता था। किसानों को लगता था कि ये उन पर एक और बोझ है, तो उन्होंने इस स्थानीय गुस्से को सविनय अवज्ञा के राष्ट्रीय नारे से जोड़ दिया। अच्छा। इसी तरह मध्य भारत के आदिवासी समुदायों ने जंगल के कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कानून उन्हें उनके परंपरागत अधिकारों से वंचित करते थे। मतलब आंदोलन की खूबसूरती यही थी कि उसने इन सभी अलग अलग शिकायतों को स्वराज के एक बड़े धागे में पिरो दिया। बिल्कुल, लोगों को लगा कि ये उनकी अपनी लड़ाई है। तो मतलब हर इलाके ने आंदोलन को अपना रंग दे दिया। लेकिन जब कोई आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है तो सरकार चुप तो नहीं बैठती। अंग्रेजों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? उन्होंने वही किया जो हर डरा हुआ साम्राज्य करता है, दमन। क्रूरता से लाठीचार्ज किए गए, गोलियां चलाई गईं। एक अनुमान के मुताबिक 90,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 90,000? हाँ, कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। सरकार की कोशिश थी कि आंदोलन को पूरी तरह कुचल दिया जाए। 90,000 गिरफ्तारियां, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। मार्च 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ। जो सरकार आंदोलन को कुचल रही थी वो अचानक गांधी जी के साथ बैठकर समझौता क्यों करने लगी? क्योंकि दमन काम नहीं कर रहा था। जितनी सख्ती अंग्रेज दिखा रहे थे, लोगों का जोश उतना ही बढ़ रहा था। जेलें भर चुकी थी, भारत का प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा था। और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ब्रिटेन की बहुत किरकिरी हो रही थी। तब वायसराय इरविन को समझ आया कि सिर्फ डंडे के जोर पे बात नहीं बनेगी। गांधी-इरविन समझौता एक तरह से ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक स्वीकारोक्ति थी कि वो इस आंदोलन को और नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस समझौते का नतीजा क्या निकला? क्या आंदोलन सफल हो गया? तात्कालिक तौर पर सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार देने जैसी कुछ बातें मानी। बदले में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए। कुछ लोग इसे हार भी मानते हैं। हाँ, कुछ लोग इसे आंदोलन की हार मानते हैं, लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य ने एक बराबरी की राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वीकार किया और बातचीत की मेज पर बुलाया। इसने लोगों में एक विश्वास जगाया। हाँ, कि हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते बल्कि अपनी शर्तें भी मनवा सकते हैं। तो इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। लेकिन जब हम इन स्रोतों को देखते हैं,
तो ये आंदोलन जितना सफल दिखता है उतनी ही इसकी कुछ सीमाएं भी नजर आती हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि समाज का हर तबका इसमें पूरे दिल से शामिल नहीं था। हाँ, ये बात पकड़ने वाली है। किसी भी ऐतिहासिक घटना का मूल्यांकन करते समय उसकी कमियों को समझना भी जरूरी है। एक बड़ी सीमा ये थी कि इसमें मुस्लिम समुदाय की भागीदारी उतनी नहीं थी जितनी 1920 के असहयोग आंदोलन में थी। मुस्लिम लीग जैसे संगठन इससे अलग रहे। हाँ। और दलितों के मुद्दे का क्या? स्रोत बताते हैं कि B.R. अम्बेडकर इस आंदोलन के बड़े आलोचक थे। उनका नजरिया क्या था? ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अम्बेडकर का तर्क था कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात कर रही है, लेकिन उस सामाजिक गुलामी का क्या जो दलित हजारों सालों से झेल रहे हैं, उनके लिए वो ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल। उनके लिए अंग्रेजों से आजादी से ज्यादा जरूरी समाज के अंदर की असमानता से आजादी थी। उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज चले गए और सत्ता सवर्ण हिंदुओं के हाथ में आ गई तो दलितों की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। अच्छा। इसलिए उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की मांग की, जो गांधी जी को मंजूर नहीं था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर का एक बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद था। तो ये आंदोलन समाज को पूरी तरह से एक साथ नहीं ला पाया। ये हमें 1920-22 के असहयोग आंदोलन की याद दिलाता है, जो गांधी जी का ही एक और बड़ा आंदोलन था। हाँ। इन दोनों में मुख्य फर्क क्या था? गांधी जी ने पहले आंदोलन की गलतियों से यहाँ क्या सीखा? ये एक बेहतरीन सवाल है। सबसे बड़ा फर्क लक्ष्य का था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। वो स्वराज की बात करता था, लेकिन उसकी परिभाषा सबके लिए अलग थी। जबकि इस बार लक्ष्य साफ था। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य शीशे की तरह साफ था, पूर्ण स्वराज। और तरीकों में भी फर्क था ना। असहयोग का मतलब था सरकार से सहयोग ना करना, स्कूल छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। बिल्कुल, वो एक तरह से पीछे हटने की रणनीति थी। जबकि सविनय अवज्ञा एक कदम आगे था। ये सिर्फ सहयोग न करना नहीं था, बल्कि जानबूझकर संगठित तरीके से अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना था। एक सक्रिय चुनौती। हाँ, ये सरकार के अधिकार को सीधी और सक्रिय चुनौती थी। और अंत भी अलग था। असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की एक हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने अचानक खत्म कर दिया, जिससे कई नेता निराश हुए। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन एक राजनीतिक समझौते तक पहुंचा, गांधी-इरविन पैक्ट। हाँ, जिसने कांग्रेस को एक नई राजनीतिक हैसियत दी। तो कुल मिलाकर आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि कैसे साइमन कमीशन के अपमान से शुरू हुआ सफर पूर्ण स्वराज के संकल्प से होते हुए दांडी मार्च जैसे ऐतिहासिक पड़ावों से गुजरा और एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसने देश के आम इंसान को आजादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया। सही कहा। इसने न सिर्फ ब्रिटिश शासन की चूल्हे हिला दी, बल्कि भारत के लोगों के अंदर एक नई चेतना और आत्मविश्वास पैदा किया। बिल्कुल सही। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ नमक कानून या चौकीदारी टैक्स के बारे में नहीं था। ये ब्रिटिश शासन के उस मनोवैज्ञानिक दबदबे को तोड़ने के बारे में था, जो कहता था कि तुम हम पर निर्भर हो और हमारे बिना तुम्हारा कोई वजूद नहीं। इस आंदोलन ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे बिना हथियार उठाए संगठित और अनुशासित जनता एक शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती है। इसने दुनिया भर में नागरिक प्रतिरोध यानी सिविल डिसोबीडियंस के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया, जिससे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने भी प्रेरणा ली। बिल्कुल। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन के अन्याय की ओर दुनिया का ध्यान खींचने में तो कामयाब रहा, लेकिन एक सवाल मन में रह जाता है। हमारे स्रोत अहिंसक प्रतिरोध की ताकत पर बहुत जोर देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर इस दौर में भारत का स्वतंत्रता संग्राम मुख्य रूप से हिंसक या क्रांतिकारी तरीकों से लड़ा गया होता, तो आज़ादी के बाद के भारत का चरित्र और दुनिया का हमारे बारे में नजरिया कैसा होता।